हाय, स्वागत है आपका प्रैप्यत मनोज पे। जैसा कि हम कर रहे थे कि न्यू एजुकेशन की हमने ये आज हमारी थर्ड क्लास है। हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड क्लास है। अब हमने चेक कर लिया, हमने देख लिया था कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में फर्स्ट में हमने फॉर्मेशन देखा था, कैसे बनी थी, कौन-कौन सी कमिटीज़ गठित की गई थी। सेकंड में हमने देखा था लैंग्वेज, प्राइमरी और असेसमेंट जो भी आकलन उसके सुधार थे। आकलन असेसमेंट के लिए हमने कौन-कौन से सुधार किए गए थे। हमने देखा था जनरल रिफॉर्म क्या हुए थे, हमने देखा था नर्सरी एजुकेशन में कौन-कौन से सुधार हुए थे। उसी हिसाब से आज थर्ड वीडियो है, इसमें थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन कैसे हुए थे। उससे पहले एक बार प्रीवियस का रिवीजन करा दूं, जैसे कि हमारा जो फुल फॉर्म आती है, जो परख की फुल फॉर्म क्या है। एक मिनट लगेगा, ठीक है। PARAKH, ठीक है। परख आया था हमारा, एक आया था हमारा NCF आया था हमारा, ठीक है। FLN आया था हमारा, FLN आया था। इन सब की फुल फॉर्म आती है जो भी एग्जाम में आती है, ठीक है। हमारा एक आया था NCP, FECCE, ठीक है। एक आया था ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए आया था, ठीक है। इसी हिसाब से हमारा हमने 5+3+3 वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओके, ठीक है। और हमने ये देखा था फॉर्मेशन क्या हुआ था, किस हिसाब से हुआ था, कौन कौन सी कमेटी गठित हुई थी। तो आज हम देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन। सबसे पहले देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन की जो बात की गई थी, जो व्यावसायिक शिक्षा था, जो एनसीएफ में बात की गई थी, सॉरी एनईपी में बात की गई थी 2020 में। और ये वोकेशनल एजुकेशन हमारे एनईपी 2020 में पहली बार बात नहीं की गई थी। इससे पहले भी हमारे पुराने एजुकेशन जो भी एक्ट आए और जो भी कमीशन बने उनमें भी बात की गई थी। इसकी सबसे पहले बात की गई थी मुलादियर आयोग ने, मुलादियर मुलादियर कमीशन ने इसकी सबसे पहले बात की गई थी, ठीक है। मुलादियर कमीशन, अब आपको एक चीज और बता दूं कि ये मुलादियर कमीशन था क्या और क्यों बनाया गया था। मुलादियर कमीशन कब बना था, ठीक है। मुलादियर कमीशन क्या था। मुलादियर कमीशन था एक मिडिल एजुकेशन के लिए एक कमीशन बनाया था, मिडिल एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। जो जो मध्य शिक्षा आयोग था, इसे मध्य मध्य शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग, सॉरी, माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। इसका हुआ था 1952 से 1953 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसने, जो मुलादिर कमीशन था, इसने दो चीजों पे काम किया था। सबसे पहले मतलब इसने किया था कि जो थर्ड स्टैंडर्ड तक की जो स्कूल हैं वो क्या होने चाहिए, मल्टीपर्पज होने चाहिए, मतलब बहुउद्देशीय होना चाहिए। इसका काम केवल पढ़ाई नहीं होना चाहिए, उनका काम बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे रोजगार के लिए, रोजगार देने के लिए, या रोजगार के लिए बच्चों को इतना पढ़ाना कि वो अपने आप में अपनी व्यवसाय, अपना शिक्षा, अपना रोजगार, अपना जो न्यूनतम आय है वो अपने आप खुद ही कमा सके, ठीक है। दूसरा ये था। और इसमें जो 3 ईयर के लिए सेकेंडरी और 4 ईयर के लिए इसने हायर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की इसने बात की गई थी, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि वोकेशनल एजुकेशन की सबसे पहले बात किसमें की गई थी, मुलादिर कमीशन में, ठीक है। आपको हमने मुलादिर कमीशन के भी बारे में बता दिया था, कब आया था, 1952 में। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित कौन सा आयोग था, मुलादिर कमीशन था, ठीक है। मुलादिर कमीशन इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसकी जो चीफ थे, जो हेड थे, वो डॉक्टर मुलादिर थे, ठीक है। इसलिए इसको मुलादिर कमीशन कहा जाने लगा। अब देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन में हमें एनईपी में हमारे क्या क्या बात की गई थी। जो वो हमारे एनईपी में कहा गया था कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो 6 क्लास से शुरू हो जानी चाहिए, जो 6 क्लास से प्रारंभ होने चाहिए। एटलीस्ट 6 क्लास पे बच्चे इतना तो निपुण हो जाए, इतनी चीजें सीख जाए कि वो समझने लगे कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, वोकेशनल एजुकेशन ऐसे कौन से काम करके हमें न्यूनतम आय हमारी प्राप्त की जा सकती है, हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, तो ये सब चीजें वोकेशनल एजुकेशन में बात की गई थी, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन में हमने इंटर्नशिप की बात की गई थी, ठीक है, कि हमें इंटर्नशिप दी जाएगी, ठीक है। इंटर्नशिप भी शामिल की जाएगी।
वोकेशनल एजुकेशन में इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप ऐसा होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट, जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में हम एडमिशन लेते हैं, तो हमारा काम कुछ होता है, जो तकनीकी शिक्षाएं होती हैं उनको हम केवल थ्योरेटिकल पढ़ के नहीं, उनके साथ साथ में हमें प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। जैसे हमने कोई चीज़ सीखा, कि किसी मशीन की वर्किंग देखी, वर्किंग सीखी, तो हमने थ्योरेटिकल उसकी वर्किंग सीख ली बुक से, ठीक है। फिर उसका एक मशीन पे प्रैक्टिकली चीज़ें करना। जैसे हम कंप्यूटर में चीज़ें, कोई भी चीज़ हम सीख लेते हैं कि हाँ, हमने कंप्यूटर में विंडो हमने कैसे चलाई जाती है, ठीक है। बाद में उसका प्रैक्टिकल हम कंप्यूटर में चला कर देखते हैं। तो ये मतलब ये था कि उसको किसी भी कोर्स में अगर किसी चीज़ की वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी तो उसकी इंटर्नशिप भी शामिल की जाएगी, ठीक है। और इंटर्नशिप के लिए, इसके लिए एक एनसीईआरटी फ्रेमवर्क डेवलप करेगा, जो 2021, 2020 और 21 में लगभग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? नेशनल नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। जो करिकुलम, जो स्कूल एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क मतलब जो डेवलप करेगा, वो एनसीईआरटी डेवलप करेगा, वो वोकेशनल एजुकेशन के लिए स्पेशल हुआ जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि वोकेशनल एजुकेशन कैसे दी जाए, कितना सिलेबस दिया जाए, कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाए, ठीक है। तो ये बात की गई थी वोकेशनल एजुकेशन में, एनईपी में, ठीक है। अब इसमें दिया था जो लोक विद्या था। लोक विद्या क्या होता है? लोक विद्या होती है जो हमारी पुरानी जो शिल्प कलाएं हैं, जैसे जैसे आपने देखा हो कि हमारे पुराने घरों में बहुत सारे बांस की चीज़ें बनाई जाती थी, बहुत सारी डलाई वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बर्तन थे जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते, तो ये हमारी एक पुरानी विद्या शिल्प कला थी। तो उनको हमें क्या करा जाएगा? उनको वापस लाने के लिए बात की गई थी। उन सबको पुनः पुनर्जीवित किया जाएगा। जो चीज़ें खत्म हो गई धीरे धीरे अंग्रेजों के टाइम जब थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कलाएं थी जो जो खत्म हो गई। जैसे आज भी बनारसी साड़ी चलती है, तो मतलब बनारसी साड़ी जो हैंड रिटन है, ठीक है, हैंड से, अपने आप हाथ से बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी हमारी बहुत सारी ऐसी शिल्प कलाएं हैं जो लुप्त हो गई हैं, तो उनको पुनः जीवित किया जाएगा। इसके लिए कौन सा संस्थान काम करता है? आपको बता दूं एक बारी, केवीआईसी इसके लिए काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो असम के लोग हैं, वो असम में बांस की पैदावार बहुत होती है, तो असम के लोग बांस से बहुत ऐसे चीज़ें बनाए जाते हैं, जैसे बैठने के लिए वो कुर्सी बना लेते हैं, तो वो बांस से बनाए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके जीवित किए जाने की बात की गई थी। तो ये जो आपको बता दूं, केवीआईसी क्या है? खादी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, मतलब जो गांव की जो चीजें हैं, जो टैलेंट्स हैं, उन सबको मतलब डेवलप करना केवीआईसी का ही काम है। तो इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी? 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ये क्वेश्चन डीएसएसबी में आया हुआ है कि केवीआईसी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, और बच्चों को जो रोजगार स्किल्स देने के लिए, एक बार इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लोग नोट कर लेंगे। जो बच्चों को रोजगार स्किल्स डेवलप किए जाएंगे बच्चों में, ऐसी चीजें डेवलप की जाएंगी जिससे बच्चे कमाई कर सके अपनी, ठीक है। ओके, अब हम पेज चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, बस जूम कर लेने दीजिए। इसमें हमने क्या किया था? अब जो वोकेशनल एजुकेशन में हमने क्या किया था, इसमें दो चीजें शुरू की गई थी। ये दो टर्म है, जिसका नाम है एक हॉरिजेंटल मोबिलिटी, एक है वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है। इसको मैं एक न्यू पेज पे आपको समझा देता हूँ, हॉरिजेंटल मोबिलिटी क्या है। हॉरिजेंटल मोबिलिटी में क्या है? जैसे हमने कोई कोर्स किया है, ठीक है, जब हमने जैसे किसी चीज़ को सीखा, जैसे हमने किसी मशीन पे हमने वर्किंग सीखी, ठीक है, तो हमने वो थ्योरेटिकल उसकी वर्किंग सीख ली। फिर उसको साथ साथ में क्या हुआ कि वो कोर्स के, जैसे हमने आज की क्लास करी, उसमें हमने क्या हुआ? थ्योरेटिकल सीखा। अगले दिन की क्लास, नेक्स्ट डे की क्लास में हमने क्या करा? उस चीज़ को प्रैक्टिकली जाके कंप्यूटर पर सीख लिया। जैसे किसी मशीन या किसी भी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, तो हमने सीखा, तो इसको साथ साथ में हमने क्या किया था? प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले ली। तो जो हॉरिजेंटल मोबिलिटी है, हॉरिजेंटल मोबिलिटी हॉरिजेंटल मोबिलिटी है, उसमें क्या होता है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रैक्टिकल की चीजें भी सीखते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? हॉरिजेंटल मोबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है कि जो पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी शामिल की जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। ऐसे ही दूसरा टर्म क्या है? वर्टिकल।
वर्टिकल में क्या करते हैं हम, जैसे हमने कोई किसी 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 एक मतलब जैसे किसी भी कोर्स में हमने एडमिशन लिया, उसको जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब उसके कंप्लीट होने के बाद हम किसी किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कंपनी में जाके हम उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, तो उसको बोलते हैं हम वर्टिकल। तो ये कहा जाता है कि हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल मोबिलिटी है वो अच्छी होती है। तो हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात वोकेशनल एजुकेशन में की थी, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा तीसरी क्या चीज़ है, हॉरिजेंटल। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोबिलिटी। जैसे होता है क्षैतिज, क्षैतिज गतिशीलता आएगी, जैसे कॉन्सेप्ट के साथ वाइडली अच्छे से सीखना और थ्योरेटिकल के पढ़कर इंटर्नशिप सीखना, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। ऐसे वर्टिकल में क्लास के ऊपर जाकर पास करना, ठीक है, पास करना, इसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। तो वो होता है, ये दोनों होते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोबिलिटी। अब हम देखेंगे टीचर एजुकेशन क्या होती है। हमने अभी तक देखा वोकेशनल एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन में क्या क्या बात की गई थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमने टीचर एजुकेशन में हमने क्या बात की थी। टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या कहा गया था कि जो एनसीटी है, जो टीचर के लिए जो एनसीटी है वो सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे मतलब टीचर्स के लिए सबसे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा, एनसीटी, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। जो एनसीटी है, एनसीटी ही डेवलप करता है कि टीचर के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, उसके लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशंस, कौन से मापन, कौन से मानक तैयार किए जाएंगे एक टीचर के होने के लिए, ठीक है। तो टीचर की स्थापना कब, एनसीटी की स्थापना की, सॉरी, एनसीटी और एनसीईआरटी मिलकर एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगा जो टीचर एजुकेशन के लिए होगा। देखिए हमने पिछला वाला पढ़ा था कि एक पिछली वाले में पढ़ा था एनसीएफ एसई, ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन था, इसमें क्या है, टीचर एजुकेशन। इसमें टीचर एजुकेशन होगा जो हमारा कब तक डेवलप हो जाएगा, 2025 तक डेवलप करने की बात की गई थी। देखा जाएगा कि टीचर्स के लिए जो फ्रेमवर्क डेवलप करेगा वो कौन कौन करेगा, एनसीटी। एनसीटी इसलिए डेवलप करेगा क्योंकि एनसीटी ही टीचर्स के लिए, टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सबसे बड़ी, ठीक है। और एनसीईआरटी, जो दोनों मिलकर एनसीएफ टीई डेवलप करेंगे, ठीक है। और शिक्षक बनने के लिए हमारे जो मानक है वो कौन कौन से रखे गए। अब पहले तो हमारा बीटीसी बीएड सब कुछ होता था, न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के लागू होने के बाद एजुकेशन में न्यूनतम, हमारी जो शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम एजुकेशन कौन सी होगी, 4 वर्ष की होगी। अभी तक हम जैसे 2 साल की डीएलएड बीटीसी करके हम टीचर बन जाते हैं, लेकिन अब क्या होगा, जो 4 वर्ष की डिग्री मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है। और इसको लागू कब से किया जाएगा, 2030 से। 4 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड, 2030 से एक 4 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड बीएड सिस्टम, बीएड शुरू किया जाएगा। बोलते हैं सारे कोर्स खत्म करके एक 4 ईयर बीएड शुरू किया जाएगा, जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं या 12th के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, जो ऐसी आपकी स्वेच्छा। तो ये मिनिमम ये कोर्स तो होना ही चाहिए जो भी टीचर बनेगा, ठीक है। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड शुरू किया जाएगा जो हमारे पूरे पूरे देश में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो, सब पूरे देश पे एक स्टैंडर्ड लागू होगा जो टीचर्स के लिए जरूरी होगा, ठीक है। ऐसी सफिशिएंट ट्रेन टीचर्स रखे जाएंगे स्कूल्स में। और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट में जो कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया होगी। पदोन्नति बोल सकते हैं, प्रमोशन की भी, प्रमोशन योग्यता पर आपकी, ऐसा नहीं है किसी से कह दिया आपने प्रमोशन हो जाएगा, नहीं। आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके टैलेंट, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको योग्यता, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे होते हैं कभी कभी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो ये सब एग्जाम कराकर आपको प्रमोट किया जाएगा। ऐसे ही 2022 में एक एनसीटी डेवलप करेगा, एक एनपीएसटी। एनपीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। जो टीचर्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड डेवलप करेगा, ये कौन करेगा, एक एनसीटी। और जो ऊपर वाला था वो कौन करेगा, एनसीएफटी। ये कौन, एनसी सॉरी लेट मी चेक, हाँ, एफटीई, एनसीएफटीई, ये कौन करेगा, ये एनसीटी और एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों मिलकर ये डेवलप करेंगे, ठीक है। और इसको केवल एनसीटी ही डेवलप करेगा क्योंकि ये टीचर्स के लिए एक स्टैंडर्ड है जो टीचर्स के लिए होना जरूरी है, इसलिए ये डेवलप किया जाएगा। आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपका तीसरा पॉइंट है आज कि स्कूल मैनेजमेंट के एक बार, अभी मुझे ये पेन टैप चलाना नहीं आ रहा। अब हमारा
अब पहले जो आपने देखा होगा कि एसएमसी चलती थी, एसएमसी एसएमसी का नाम सबने सुना होगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि एसएमसी को जो आरटी की, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि आरटी की कौन सी सेक्शन में रखा गया है, कौन सी सेक्शन के तहत इसको, कौन सी सेक्शन, कैन एनीवन टेल मी? सेक्शन नंबर 21, ठीक है। एनसीटी जो एसएमसी है वो उसके लिए कहा सेक्शन नंबर 21, आरटी की जो है, आरटी एक्ट है, उसके सेक्शन नंबर 21 में एसएमसी की बात की गई है। एसएमसी होता क्या है? जो टीचर्स और जो स्कूल, जो भी विलेजेस के लोग होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, उनको मिला के एक कमेटी बनाई जाती है जो स्कूल के लिए ही काम करती है, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो वो एसएमसी बोलते हैं उसको, ठीक है। एसएमसी के लिए बात की गई थी। एसएमसी पे क्या होता है कि एसएमसी स्कूल प्रबंधन में क्या कहा गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लियर पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। जैसे एसएमसी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग फंड दे देते हैं, गांव के जो भी लोग होते हैं स्कूल के लिए, तो उनका एक क्लियर पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए कि उनके लिए उनका ये है कि हर कोई उसका डेटा देख सकेगा, कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, ठीक है। ऑल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन स्कूल की वेबसाइट पर होना चाहिए, जो स्कूल की वेबसाइट होगी उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है कि इसने इतना डोनेट किया, इसने इतना, और ये मैंने इतना पैसा यहाँ यूज किया, अलग अलग पैसे। तो इससे क्या होता है कि पारदर्शिता रहेगी कि एसएमसी में कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ऐसी एक इन सब चीजों के लिए नियम कौन डेवलप करेगा? एक एसएसए बनाया गया था, जिसका स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो सब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाएंगी, जो ये चेक करेंगी कि स्कूल मैनेजमेंट में कौन कौन सा फंड कहाँ कितना आया, कहाँ कितना यूज किया गया, एसएमसी ने क्या क्या काम किए, ठीक है। ये क्या होगा, एक से एक एससीईआरटी द्वारा एक बनाया जाएगा, इस ESQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। क्वालिटी क्या होता है? जैसे स्कूल्स में वॉशरूम कैसे हैं, बोर्ड कैसे हैं, और जो चेयर्स कैसी हैं, ठीक है, और फैन है या नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था है नहीं है, लाइब्रेरी की है, तो ये स्कूल की क्वालिटी का असेसमेंट करेगा। स्कूल की क्वालिटी का असेसमेंट कौन करेगा? जो SCRT डेवलप करेगा, SQAF, ठीक है। लेकिन जो स्कूल की जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो मतलब जैसे जो आपकी एसएमसी की जांच कौन करेगा? ये करेगा स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें फुल फॉर्म इतनी है कि अगर सारी फुल फॉर्म अगर लिखी जाए तो 10 to 15 फुल फॉर्म इकट्ठी हो जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी फुल फॉर्म है इन सबसे क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, किसी ना किसी एक से हर एग्जाम में कोई ना कोई एक आती है। तो आपको 15-20 जितने भी NEP में जितनी भी फुल फॉर्म आई है, आज सबको एक वीडियो में कंपाइल करके मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे हायर एजुकेशन के लिए। अभी तक हमने देखा था प्राइमरी के लिए देख चुके थे हम, ठीक है, हम एजुकेशन देख चुके थे, हम टीचर्स के लिए देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन की क्या क्या बात की गई थी हायर एजुकेशन की NEP 2020 में। इसमें क्या गया था जो सब्जेक्ट के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो 2035 तक 2035 तक हमने 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई थी, ठीक है। इसमें जो 3.5 करोड़ हैं वो सीटें जोड़ी जाएंगी ग्रेजुएशन और बड़े अपर लेवल के स्कूल मतलब कोर्सेज में, ठीक है। वेरियस एंट्री और एग्जिट, ये टर्म बहुत समझने की जरूरत है, बहुत किसी से सेंटेंस बना के दिया जा सकता है। वेरियस एंट्री और एग्जिट, जैसे एंट्री और एग्जिट क्या होता है कि जैसे एक यूनिवर्सिटी मान लिया सपोज ये है और एक यूनिवर्सिटी ये है, ये सपोज दिल्ली में है और ये है मुंबई में, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, उसने ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट ईयर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, पास कर लिया, और उसने क्या हुआ कि वो सेकंड उसके फादर या किसी और वजह से उसे मुंबई में शिफ्ट होने पड़ा। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे जाके इसी यूनिवर्सिटी का मतलब अपने कोर्स में सेम वो सेकंड ईयर में जाके एडमिशन ले सकता है। तो ये एंट्री और एग्जिट की बात की गई, यहाँ से वो एग्जिट कर सकता है, यहाँ से वो एग्जिट कर सकता है, यहाँ से वो एंट्री ले सकता है अपने से। ऐसा नहीं है कि उसे फिर से पूरा कोर्स शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यू करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से, वो जाके सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है मुंबई में जाके, ठीक है। तो ये क्या बात की गई थी? तो ये था एंट्री और एग्जिट को, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात की गई थी, ठीक है। देखा, यूनिवर्सिटी से एग्जिट कर दूसरी यूनिवर्सिटी में उसी ईयर में एंट्री ले सकता है, ठीक है। जैसे उसने जिस ईयर में, अगर जैसे उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया या फर्स्ट ईयर में ही हो गया, फर्स्ट ईयर की सपोज मान लिया स्टार्टिंग में ही उसने एडमिशन लिया, इसके 2 महीने बाद उसे जाना पड़ा, तो वो फर्स्ट ईयर में जाके पुनः एडमिशन मुंबई में जाके ले सकता है। तो ये चीज की बात की गई थी। और अच्छा, इसके लिए क्या करा था? ट्रांसफर क्रेडिट सिस्टम की व्यवस्था की गई थी, ट्रांसफर की गई है। जो ट्रांसफर क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे बच्चे को
एक साल उसने कंप्लीट कर लिया, उसे कितने मार्क्स मिले, सपोज इसके कुछ क्रेडिट पॉइंट हैं, ठीक है, तो वो यहाँ जाके उन क्रेडिट पॉइंट को दिखा के यहाँ एडमिशन अपना ले सकता है, ठीक है, अगर उन क्रेडिट पॉइंट्स को अगर मानकों को अगर कंप्लीट करता है तो उसके यहाँ एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए एक क्रेडिट क्रेडिट बैंक एबीसी, एबीसी मैंने देखा एक और फुल फॉर्म आ गई एबीसी का, क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो मतलब जिसका जिसमें उसके क्रेडिट को लिखा जाएगा, काउंट किया जाएगा, उसकी सारा डेटा, जो स्टूडेंट का सारा डेटा इस बैंक में होगा कि किसको किस स्टूडेंट के कितने क्रेडिट हैं। तो ये सब किस में बात की गई थी, हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में देखते हैं और भी चीजें बात की गई हैं, ठीक है। और दूसरी बात अपर लेवल के, और अपर लेवल हम पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च की जब बात करेंगे तो रिसर्च के मामले में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एन और एफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मतलब एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था की बनाई जाएगी, इसकी स्थापना की जाएगी। भारत की सबसे अपेक्स बॉडी होगी, सबसे ऊंची बॉडी होगी, सबसे सुप्रीम बॉडी होगी, किसके लिए, जो रिसर्च को प्रमोट करेगी। जैसे किसी पॉइंट पे अगर रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए क्या होता है कि हम मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च में एडमिशन लेते हैं, तो करने के लिए हमारे लिए ये बॉडी होगी, जो कौन सी बॉडी होगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो जो प्रमोट करेगी हमारे रिसर्च, ठीक है। और हमारा जो पहले जो चल रहा था एमफिल का कोर्स, एमफिल का कोर्स बंद कर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि एनईपी में ऐसा कौन सा कोर्स है जो उच्चतर मतलब अपर लेवल पे बंद करने की बात की गई, तो बहुत सारे आपको कोर्स दे दीजिएगा, पीएचडी अलग अलग, ठीक है, तो उसको एमफिल को बंद करने की बात की गई, ठीक है। एफिलिएशन सिस्टम जो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जो एफिलिएशन सिस्टम क्या है, जैसे यूनिवर्सिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस चलते हैं कि ये चल रहा है, करने की बात की गई थी कि कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्कूल डोमिनेंस नहीं रखेगी, ठीक। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कॉलेज को दी जाएगी, मतलब अब कॉलेज खुद अपने आप अपना डोमिनेंस उसके ऊपर खुद रखेगा, ठीक है, ठीक है। पब्लिक की बात की गई, हमारी जीडीपी है उसका 6% तक पहुंचाया जाए,
थैंक यू।